नमस्कार साथियों, आज की यह कक्षा हमारी जो इतिहास को हमने प्रारंभ किया है उसमें हमने प्राचीन इतिहास के 4 लेक्चर्स कवर किए हैं, जिसमें हमने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से उसे संपूर्ण रिवीजन करने का प्रयास किया था। आज की यह कक्षा हमारी जो दूसरा भाग है इतिहास का, जो मध्यकालीन भारत आता है उसका पहला भाग है। इसमें आज हम जो दिल्ली सल्तनत है उसके जो प्रमुख वंश हैं, उनके जो प्रमुख शासक हैं, उनके कार्यों को बेहद क्रिप्स तरीके से अपने नोट्स के माध्यम से रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। आपसे अनुरोध है आप इन्हें संपूर्ण देखें, अवश्य फ़ायदा होगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आपके फीडबैक से ही मैं प्रोत्साहित होता हूँ आगे को भी बेहतर कंटेंट की आप तक पहुँचाऊँ। तो आप इन्हें ज़रूर से शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि आप अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए तो यह आपसे भी अपेक्षित है कि आप भी मुझे सहयोग करें। तो ठीक है, आज प्रारंभ करते हैं। आज के नोट्स बेहद अच्छे हैं, क्रिप्स हैं। आप इन्हें अगर पहले से नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप इन्हें पूर्ण भरोसा कर सकते हैं कि ये नोट्स बेहद अच्छे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो मध्यकालीन भारत में एक प्रमुख भूमिका है इसकी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत में 5 प्रमुख वंश हम पढ़ते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश, जिसे इलबरी वंश भी कहते हैं, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। इनका क्रम आपको याद होना चाहिए। गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश में सबसे पहले कौन था, फिर उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, ये सभी क्रम आपको याद होने चाहिए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इसमें हम सभी को पढ़ेंगे उनके प्रमुख शासकों के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुलाम वंश, जिसे इलबरी वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश जिसे इलबरी वंश भी कहा जाता है। इसकी बात, गुलाम वंश के 3 नाम हैं, ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक है गुलाम वंश, इसी को इलबरी वंश कहते हैं, इसी को मामलुक सुल्तान भी कहते हैं। तो आपको ये अवश्य याद होना चाहिए। और इसका वंश क्रम है, जो शासनकाल है, ये भी आपको याद होना चाहिए। 1206 से 1290 तक इसके जो भी शासक थे उन्होंने शासन किया। तो गुलाम वंश को इलबरी वंश, मामलुक वंश भी कहेंगे। 1206 से 1290 तक इन्होंने शासन किया। अब इनमें भी 3 वंश आते हैं। आपने ऐसे पढ़ा है नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ा है तो आप जरूर इसे फॉलो करिएगा। एक आता है कुतुबी वंश, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया। एक आता है प्रथम इलबरी वंश, जिसे इल्तुतमिश ने स्थापित किया। और एक आता है द्वितीय इलबरी वंश, जिसे बलबन द्वारा स्थापित किया गया था। तो 3 वंश गुलाम वंश में पढ़ेंगे। कुतुबी वंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, प्रथम इलबरी वंश इल्तुतमिश द्वारा, द्वितीय इलबरी वंश बलबन द्वारा। हो गया। अब हम इनके शासकों को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या उनके काम थे उनके आधार पर। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो गुलाम वंश का शासक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासनकाल था 1206 से 1210 तक। 1206 से 1210 तक यही गुलाम वंश का संस्थापक था। ये क्या था? गुलाम वंश का संस्थापक था। और इसका एक अन्य नाम है लाख बख्श। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। तो ठीक हो गया, गुलाम वंश का संस्थापक और लाख बख्श। यह जो मोहम्मद गौरी है ना, उसका गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी 1206 के आसपास, तो उसके बाद उसका जो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक हो गया। और इसके ही दौरान यालदूज व कुबाचा भी थे, यानी गौरी के 3 गुलाम थे। एक तो ऐबक हो गया, एक यालदूज और एक कुबाचा। तो इन तीनों के बीच प्रतिस्पर्धा रहती थी। तो आपको याद रखना है, ऐबक के दौरान यालदूज व कुबाचा की प्रतिस्पर्धा रहती थी। फिर अन्य महत्वपूर्ण कार्य है, इसने क्या क्या किया? इसने जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, उसका निर्माण किया। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा है जो अजमेर में, उसका निर्माण किया। इसने दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण प्रारंभ किया, पूरा नहीं किया, प्रारंभ किया, बशर्ते उसे पूर्ण किया इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। और इसकी मृत्यु 1210 में चौगान, जिसे पोलो कहते हैं, वह खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इतनी सारी बातें हमें कुतुबुद्दीन ऐबक से याद रखनी है। रिवाइज करते हैं, सुनिए। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक गुलाम वंश का संस्थापक। लाख बख्श इसका नाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यालदूज व कुबाचा से इसकी प्रतिस्पर्धा थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया जो दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया जो अजमेर में है। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया और पूर्ण किया इसे इल्तुतमिश ने। और इसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हो गई थी। तो याद हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसके अगले शासक। अगले शासक हैं इल्तुतमिश। बशर्ते इस बीच में एक आराम शाह भी बनता है, लेकिन वो छोटे छोटे हम याद नहीं करेंगे क्योंकि उनसे कोई प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। अब जो महत्वपूर्ण शासक है वो है इल्तुतमिश। इसका भी आप शासनकाल याद रखिए, 1210 से 1236 तक। तो ठीक हो गया।
आपको ये क्रम जरूर याद होना चाहिए, पहले कौन शासक, पहले कौन सा वंश, फिर कौन कौन से शासक। इससे बहुत सारे प्रश्न इनडायरेक्टली हमारे सही होते हैं। तो ठीक है, इल्तुतमिश इसे मकबरों के निर्माण का जनक कहा जाता है। इसे मकबरों के निर्माण का जनक कहा जाता है। इसने दिल्ली में जो सुल्तान गढ़ी है वो इल्तुतमिश ने ही बनाई, और जो कुतुब मीनार का निर्माण जो ऐबक ने प्रारंभ किया था वो भी इल्तुतमिश ने ही पूर्ण किया। तो क्या क्या, मकबरों के निर्माण का जनक, दिल्ली में सुल्तान गढ़ी बनाया और कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किया, और इसके कार्य बेहद महत्वपूर्ण है, तो सारे याद करना। इसने इक्ता प्रणाली कितना महत्वपूर्ण, अगर कभी पूछे कि इक्ता प्रणाली किसने प्रारंभ की तो इल्तुतमिश ने, और कभी वो ऐसा नहीं पूछता, कभी इनडायरेक्टली पूछता है कि इक्ता प्रणाली किसने प्रारंभ की, में मुगल कहेगा, विजयनगर कहेगा, बहमनी कहेगा, या फिर दिल्ली के सल्तनत कहेगा। तो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान है वही तो हुआ ना इल्तुतमिश। तो इक्ता प्रणाली इनडायरेक्टली दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रारंभ हुई थी, और प्रत्यक्षता किसने प्रारंभ की, इल्तुतमिश ने। तो ये भी हो गया। इसने तुर्कन ए चहलगानी नामक एक दल का गठन किया। तुर्कन ए चहलगानी नामक एक दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, और अन्य महत्वपूर्ण कार्य देखें इसके, तो इसने जो इसकी राजधानी ऐबक ने जब स्थापना की थी तो राजधानी तो लाहौर थी, इसने उस राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। ठीक हो गया। और यह पहला शासक था जिसे बगदाद के जो खलीफा है ना, उन्होंने वैधानिक स्वीकृति दी थी। जो बगदाद के खलीफा है उनसे वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला यह पहला शासक था। यह भी बेहतर क्वेश्चन बनेगा कभी। और इसके दरबार में मिन्हाज ए शिराज थे। जो मिन्हाज ए शिराज नामक दरबारी कवि थे वो इल्तुतमिश के दरबार में ही थे। तो ठीक है, इल्तुतमिश को रिवाइज करते हैं। इल्तुतमिश गुलाम वंश का ऐबक के बाद प्रमुख शासक। इसका शासनकाल 1210 से 1236। मकबरों के निर्माण का जनक, दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण, कुतुब मीनार निर्माण पूर्ण, इक्ता प्रणाली प्रारंभ, तुर्कन ए चहलगानी का गठन, राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित, पहला शासक जो बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला, मिन्हाज ए सिराज को इन्होंने संरक्षण दिया था। इसके बाद आती हैं जो प्रमुख हैं वो है रजिया सुल्तान। इसका एक ही तथ्य याद रखना, यह इल्तुतमिश की ही क्या थी, पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान 1236 से 1239 तक रही। यह पहली व एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी। बस ये तथ्य आपको याद रखना है। तो रजिया सुल्तान 1236 से 1239 तक एकमात्र महिला मुस्लिम शासक ये रही थी। ठीक हो गया। उसके बाद जो प्रमुख आते हैं वो हैं नसीरुद्दीन महमूद। ये भी नाम मात्र का ही था, लेकिन क्योंकि बलबन का नाम आता है इसके साथ तो वो याद रखना है हमें। नसीरुद्दीन महमूद ये 1246 से 1265 तक ये शासक बना था बलबन की सहायता से। बशर्ते राजा तो यही था उस दौरान, लेकिन वास्तविक सत्ता बलबन के ही पास थी। ठीक हो गया। तो नसीरुद्दीन महमूद से इतना याद रखना है, 1246 से 1265 तक काम किया इन्होंने, बलबन की सहायता से शासक बने थे, और वास्तविक सत्ता इनके काल में भी बलबन के ही पास थी। तो क्रम याद है, ऐबक, इल्तुतमिश, सुल्तान, रजिया सुल्तान और नसीरुद्दीन महमूद। अब आएंगे प्रमुख शासक गुलाम वंश के, जो महत्वपूर्ण है एक और, वो है बलबन। बलबन इसका एक अन्य नाम था उलूग खां। ये भी कभी पूछा जा सकता है, उलूग खां किसे कहते थे, तो बलबन को कहा जाता था। इसका काल है 1266 से 1286 तक, 1266 से 1286 तक। अब इसके कार्य बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगे, सारे के सारे याद करने हैं। पहली बात, इसने सिजदा और पैबोस प्रथा प्रारंभ की। क्या? सिजदा और पैबोस प्रथा, सिजदा और पैबोस प्रथा। इसने नौरोज उत्सव प्रारंभ किया। इसने रक्त व लौह की नीति प्रारंभ की। इसने जो इल्तुतमिश ने तुर्कन ए चहलगानी नहीं बनाई थी उसका विनाश कर दिया इसने दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग है उसको बनाया। तो कितने महत्वपूर्ण काम याद किए इसके हमने। सिजदा व पैबोस प्रथा लागू की, नौरोज उत्सव प्रारंभ किया, रक्त व लौह की नीति प्रारंभ की, तुर्कन ए चहलगानी का विनाश किया, दीवान ए अर्ज जिसे सैन्य विभाग भी कहा जाता है उसकी स्थापना की। किसने? बलबन ने। कौन हुआ ये? उलूग खां। कब से कब तक? 66 से 1266 से 1286 तक। ठीक है। तो यह पहला वंश समाप्त हुआ हमारा गुलाम वंश, जिसे मामलूक सुल्तान और इलबरी वंश भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। अब अगला महत्वपूर्ण है हमारा खिलजी वंश। इसे भी हमें याद करना है अन्य नामों से। खिलजी वंश की बात की जाए तो इसे सालजुक कहते हैं। ये याद रखना है, कभी भी बनेगा ना जो टफ क्वेश्चन कहोगे आप यही कहोगे कि सालजुक किसे कहा जाता था? खिलजी सुल्तानों को कहा जाता। खिलजी वंश का शासन था 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 तक, और इसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रमुख शासकों को। उसमें भी एक ही शासक महत्वपूर्ण है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। अति महत्वपूर्ण है। हाँ ये ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी को याद करें हम तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी पहला तो था क्या? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वो क्या था? संस्थापक था। अब आएगा अलाउद्दीन खिलजी।
इसने शासन किया 1296 से 1316 तक, 1296 से 1316 तक। अब पढ़ते हैं इसके प्रमुख काम। इसके काम अति महत्वपूर्ण है। इसने सेना को नकद वेतन तथा स्थायी सेना की नींव रखी। सेना को नकद वेतन दिया, स्थायी सेना की नींव डाली, घोड़ा दागना और सैनिकों की हुलिया प्रथा प्रारंभ की। यह प्रथम शासक था जिसने जो भू राजस्व नहीं होता है वो नकद में लेना प्रारंभ किया। ऐसा प्रश्न बनेगा कि पहला शासक जिसने भू राजस्व को नकद में निश्चित किया अलाउद्दीन खिलजी था। इसने बाजार नियंत्रण, जिसे मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी कहा जाता है, वो लागू की। इसने दीवान ए मुस्त खराज, जो वित्त विभाग था, उसका गठन किया। और यह विभाग करता क्या था? यह जो भू राजस्व है ना, उसका एकत्रण करता था। दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की, जो वित्त विभाग था वह भू राजस्व का एकत्रण करता था। और क्या क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के कार्य अति महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने सारे शामिल किए जो जो बनेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर एक दक्षिण भारत अभियान किया। क्या किया? विजयी रहा वहां सभी। कहां कहां गया वो? वहां उसने देवगिरी के यादवों को जीता, उसने वारंगल के काकतियों को जीता, उसने द्वार समुद्र के होयसलों को जीता, उसने मदुरई के पांड्यों को जीता। कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे कि यादव कहाँ के थे, देवगिरी के, काकती कहाँ के थे, वारंगल के, होयसल कहाँ के थे, द्वार समुद्र के, और पांड्य कहाँ के थे, मदुरई थे। ये अप्रत्यक्ष प्रश्न होते हैं जो आप याद तो कर रहे हैं हम यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत विजय अभियान की, लेकिन कौन कहाँ का था वो भी यहाँ पर याद हो जाना चाहिए। तो अब जो ये दक्षिण भारत विजय अभियान था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था ये विजय करने के लिए? तो इसने भेजा था मलिक काफूर को। अति महत्वपूर्ण, यह एक हिजड़ा था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात को जीता वहां से प्राप्त किया था। तो मलिक काफूर को गुजरात विजय से प्राप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बाद में इसी मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के विजय अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व किया। ठीक है, और क्या क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने? इसने अमीर खुसरो को तूती ए हिंद की उपाधि दी थी। इसने अमीर खुसरो को तूती ए हिंद की उपाधि थी। और इसने कई निर्माण कार्य भी किए, वो भी याद कर लेते हैं। इसने क्या क्या निर्माण किया? इसने अलाई दरवाज़ा बनाया, इसने हौज खास बनाया, इसने महल हजार शतून बनाया, इसने जमैत खाना मस्जिद बनाया, और इसने शीरी में नई राजधानी भी बनाई। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी कितने महत्वपूर्ण शासक हैं, याद करने के लिए याद से, परीक्षा के लिए याद से हमें। तो ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को हम क्या करते हैं, अब रिवाइज करते हैं। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक सेना को नकद वेतन तथा स्थायी सेना की नींव, घोड़ा दागना व सैनिकों की हुलिया प्रथा प्रारंभ, प्रथम शासक जिसने भू राजस्व नकद निश्चित किया, बाजार नियंत्रण मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की, दीवान ए मुस्त खराज जो वित्त विभाग था उसका गठन किया, जो भू राजस्व का एकत्रण करता था। इसने दक्षिण भारत में विजय अभियान किया जिसका नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था, जिसे इसने गुजरात विजय से प्राप्त किया था। दक्षिण भारत विजय अभियान में सबसे पहले देवगिरी के यादवों को जीता, फिर वारंगल के काकतियों को, फिर द्वार समुद्र के होयसलों को, फिर मदुरई के पांड्यों को। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तूती ए हिंद की उपाधि दी। अलाउद्दीन खिलजी ने कई निर्माण कार्य भी किए, जैसे अलाई दरवाज़ा, हौज खास, महल हजार सतून, जमैत खाना मस्जिद और सीरी में नई राजधानी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वंश खिलजी, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश संपूर्ण हुआ। अब तीसरा वंश आता है तुगलक वंश। तीसरा महत्वपूर्ण वंश है तुगलक वंश। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण जो हमारा वंश है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात की जाए तो इसका शासन था 1320 से 1398 तक। अब जैसे गुलाम वंश के शासकों को मामलूक और इलबरी कहते थे, खिलजी वंश के शासकों को शालजुक कहते थे, वैसे ही तुगलक वंश के शासकों को कारानौह तुर्क कहते हैं। अब ये बेहद खतरनाक क्वेश्चन बनेंगे जब भी आएंगे एग्जाम में, इसलिए आप इसे सरल बना लीजिए अपने लिए अभी याद करके। ठीक है, तो तुगलक वंश 1320 से 1398 तक कारानौह तुर्क कहलाते थे। इसमें सबसे पहले शासक आता है ग्यासुद्दीन तुगलक। याद रखिए ग्यासुद्दीन तुगलक। इसने शासन किया 1320 से 1325 तक। ठीक है, तो यह तुगलक वंश का संस्थापक था। कौन? ग्यासुद्दीन तुगलक। इसने गाजी की उपाधि धारण की, जो काफिरों का हत्यारा कहते हैं। गाजी का मतलब काफिरों का हत्यारा होता है, वो उपाधि इसने धारण की। इसने तुगलकाबाद किले का निर्माण किया, जिसे 56 कोट भी कहते हैं ना, तो वो महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि तुगलकाबाद का निर्माण किसने किया? ग्यासुद्दीन तुगलक ने किया। इसे ही 56 कोट भी कहते हैं। और यह प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई कार्य प्रारंभ करवाया था। प्रथम दिल्ली का सुल्तान जिसने सिंचाई कार्य प्रारंभ कराया। तो ठीक है, यह है ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा। अब रिवाइज करते हैं ग्यासुद्दीन तुगलक को। 1320 से 1325 तक शासन, तुगलक वंश का संस्थापक, गाजी की उपाधि, तुगलकाबाद जिसे 56 कोट भी कहते हैं उसका निर्माण किया, और प्रथम सुल्तान जिसने सिंचाई कार्य प्रारंभ करवाया। ठीक हो गया।
अब दूसरे महत्वपूर्ण शासक हैं तुगलक वंश के, वो हैं मोहम्मद बिन तुगलक। अति महत्वपूर्ण में इसे भी आप गिन सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका अन्य नाम था जौना खान। क्या था? जौना खान। और इन्होंने शासन किया 1325 से 1351 तक। याद रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खान उपनाम, और 1325 से 1351 तक शासन किया। अब सर्वप्रथम इनका जो अति महत्वपूर्ण हम पढ़ते हैं, यह सनक भरी योजनाओं के लिए जाना जाता था। कई सनक भरी योजनाएं इसने इम्प्लीमेंट की। जैसे इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया दिल्ली से देवगिरी में। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसने कराचिल में जो कुमाऊं की पहाड़ियां हैं वहाँ एक अभियान चलाया, वो भी असफल रहा। तो इसके सनक भरी योजनाओं में क्या क्या पढ़ा हमने? राजधानी परिवर्तन पढ़ा, दिल्ली से देवगिरी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन पढ़ा, कराचिल कुमाऊं पहाड़ियों में अभियान था वो पढ़ा। ठीक हो गया, चलो। और अन्य काम इसके क्या क्या थे? अति शिक्षित भी था ये। यह दिल्ली का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो अत्यधिक शिक्षित था, यानी बहुत ही अधिक पढ़ाई वाला व्यक्ति सुल्तान था ये। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जो अत्यधिक शिक्षित था। इस मोहम्मद बिन तुगलक के ही दरबार में इब्न बतूता आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। और इसने एक पुस्तक लिखी, रेहला नामक। तो क्या याद रखना है? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया और रेहला नामक पुस्तक लिखी। ठीक हो गया। और क्या क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने? इसने दीवान ए अमीर कोही, एक विभाग था जो कृषि विभाग था, उसकी स्थापना की। ठीक हो गया। और इसने अदिलाबाद किले का निर्माण किया और जहांपनाह नामक नगर स्थापित किया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने अदिलाबाद किला और जहांपनाह नामक नगर स्थापित किया। इस मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में 2 नए साम्राज्य भी स्थापित हुए थे दक्षिण में, वो भी याद करने हैं। कौन कौन से? एक तो विजयनगर साम्राज्य बना, हरिहर व बुक्का ने स्थापित किया था 1336 में। और एक बहमनी साम्राज्य बना था जो हसन गंगू ने प्रारंभ किया था 1347 में। अब देखिए, तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन कब से कब तक था? 1325 से 51। तो अब उसी के बीच में तो हो रहे हैं ये शासन स्थापित, इसीलिए कह रहे हैं हम इसी के शासनकाल में 2 नए साम्राज्य बने थे, विजयनगर और बहमनी। ठीक हो गया। और जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो उस पर बदायूनी जो एक इतिहासकार था, उसने एक कथन लिखा था। उसने लिखा, सुल्तान अपनी प्रजा से मुक्त हो गया तथा प्रजा अपने सुल्तान से। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि यह कथन बदायूनी ने किसके लिए कहा, या फिर यह कथन किसने कहा? तो बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था, सुल्तान अपनी प्रजा से मुक्त हो गया तथा प्रजा अपने सुल्तान से। तो ठीक है, चलो मोहम्मद बिन तुगलक को अब हम रिवाइज करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, उपनाम जौना खां, 1325 से 1351 तक शासन। अपनी सनक भरी योजनाओं के लिए जाना जाता है। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी, सांकेतिक मुद्रा का चलन, कराचिल में जो कुमाऊं की पहाड़ियां थी वहां इसने अभियान किया। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जो अत्यधिक शिक्षित था। इब्न बतूता इसके दरबार में आया, रेहला नामक पुस्तक लिखी उसने, और मोरक्को से आया था। इसने दीवान ए अमीर कोही जो एक कृषि विभाग है वो स्थापित किया। इसने आदिलाबाद का किला वो जहांपनाह नामक नगर स्थापित किया। इसके काल में 2 साम्राज्य स्थापित हुए, विजयनगर साम्राज्य जो हरिहर व बुक्का ने 1336 में किया था, बहमनी राज्य जो हसन गंगू ने 1347 में किया था। इसकी मृत्यु पर बदायूनी ने लिखा, सुल्तान अपनी प्रजा से मुक्त हो गया तथा प्रजा अपने सुल्तान से। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तुगलक वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक को, वो है फिरोज शाह तुगलक। यह भी महत्वपूर्ण है। इसका शासनकाल है 1351 से 1388 तक। ठीक है। अब इसके कार्यों को देखें तो इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। पहला शासक था ये जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इसने जो इक्ता प्रथा थी जो इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी ना, उसको वंशानुगत बना दिया। इसने सिंचाई पर एक कर लगाया, हक ए शर्ब नाम से। ठीक हो गया। और इसने 300 से अधिक नए नगर बनाए। अब यह अति महत्वपूर्ण आता है कि नगरों का निर्माण करने वाला कौन है दिल्ली का सुल्तान, तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसने जो अशोककालीन मेरठ और टोपरा अभिलेख नहीं थे उन्हें दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। एक मेरठ अभिलेख था और एक टोपरा अभिलेख था, उन दोनों को वहां से उठाकर दिल्ली में लेके आया ये। और क्या किया इसने और किया 2 महत्वपूर्ण विभाग भी बनाए इसने, एक दीवान ए खैरात और एक दीवान ए बंदगौ। दीवान ए खैरात था अनाथों के लिए और दीवान ए बंदगौ था दासों के लिए। तो ये 2 विभाग भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाए। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, नाम क्या था उसका? फतूहत ए फिरोज शाही। तो याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक ऐसा दिल्ली सुल्तान था जो जिसने अपनी आत्मकथा लिखी फतूहत ए फिरोज शाही नाम से। इसी फिरोज शाह तुगलक ने एक लोक कल्याण विभाग की भी स्थापना की थी। इसने एक लोक कल्याण विभाग की स्थापना की जिसका प्रमुख था एग्रोनोमोई नामक अधिकारी। तो क्या याद करना है? फिरोज शाह तुगलक ने एक लोक कल्याण विभाग की स्थापना की जिसका प्रमुख एग्रोनोमोई नामक एक अधिकारी था। ठीक हो गया।
और एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है, इसने जाजनगर, उड़ीसा का नाम आया जाजनगर, वहाँ एक ज्वालामुखी मंदिर था, वहाँ अभियान किया, यानी वहाँ लूटा उसे। ठीक है, तो याद रखना है ये भी, जाजनगर उड़ीसा में किसने अभियान किया? फिरोज शाह तुगलक। ठीक हो गया। तो ठीक है, हम फिरोज शाह तुगलक को क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो यह शासन 1351 से 1388, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, एकता प्रथा को वंशानुगत बनाया, सिंचाई पर एक हके सर्ब नामक कर लगाया, 300 से अधिक नए शहर बनाए, अशोककालीन मेरठ और टोपरा अभिलेख यह दिल्ली लेके आया, दीवाने खैरात अनाथों के लिए बनाया, दीवाने बंदगांव दासों के लिए बनाया, आत्मकथा लिखी फतहुत ए फिरोज शाही, लोक कल्याण विभाग की स्थापना की, जिसका प्रमुख था एग्रोनोमी नामक अधिकारी। जाजनगर उड़ीसा में इसने एक ज्वालामुखी मंदिर था, वहाँ एक अभियान किया। तो ये पढ़ा हमने तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। पहले पढ़ा हमने क्या? गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर अंतिम था नसीरुद्दीन महमूद। इसी के शासन के समय कहा जाता है कि इसका शासन दिल्ली से पालम तक था। अब ये क्वेश्चन बनता है कभी कि दिल्ली से पालम तक किसका शासन था? नसीरुद्दीन महमूद का। इसी नसीरुद्दीन महमूद के काल में 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली में आक्रमण किया था। ये भी आप याद कर सकते हैं। तैमूर लंग का दिल्ली में आक्रमण कब था? नसीरुद्दीन महमूद के समय 1398 में। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। अब आगे की क्लास में हम इसे ही आगे रखेंगे। क्लास कैसी लगी जरूर अपना फीडबैक दीजिए और क्लास को शेयर भी कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।